हेलो दोस्तों, हम देखेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 8। इस चैप्टर का नाम क्या है? रूलिंग द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज। रूलिंग द कंट्री साइड मतलब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा पावर में आने के बाद, पावर में कब आया? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर इट केम टू पावर। एंड वो तो जो टाउन एरियाज उसको तो कैप्चर कर चुका था। अब देखेंगे इस चैप्टर में कैसे वो रूरल एरिया को कैप्चर किया, रूरल एरियाज को कैसे कैप्चर किया, वहाँ से कैसे रेवेन्यू जनरेट किया, इसमें देखेंगे। ओके, तो 12 अगस्त 1765 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम II, उन्होंने क्या किए? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान अपॉइंट किए। क्या किए? दीवान अपॉइंट किए। एंड उस टाइम कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे ये रॉबर्ट क्लाइव, इनके टेंट में एक सेरेमोनियल ओकेजन था, क्योंकि उन लोगों को पहली बार कुछ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल रहा था। इसलिए उसको एक प्रोग्राम किया गया, ग्रांड फंक्शन किया गया, और उसमें दे ऑप्टेड, उनको दिया गया, ये लेटर दिया गया या डॉक्यूमेंट्स दिया गया कि बोला गया कि आज से आप लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसीलिए इसको एक सेरेमोनियल ओकेजन बनाया गया। तो किस एरिया का दीवान बनाया गया? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। अब दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान का मतलब होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए रीजन। किसी भी रीजन का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, कैसे पैसा आएगा, कैसे रेवेन्यू कलेक्शन होगा, कहाँ से आएगा, किस किस को दिया जाएगा, किसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ऑल दिस थिंग्स ये कौन डिसाइड करेगा? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये दीवान बनने की जरूरत की थी क्या थी? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बनने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर दीवानी राइट्स, जो पहले दीवान बनने से पहले क्या होता था? दे वर इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर टू परचेज गुड्स। अब क्या गुड्स खरीदते थे ये लोग? स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क जो इंडिया में खरीदते थे, वो लोग क्या करते थे? ब्रिटेन से ही गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे, और वो जो गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे उसी से पैसा से वो लोग खरीदते थे। अब जो तो प्रॉब्लम यह हुआ कि उनके जो देश पे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। उनके देश का जो सोने चाह मतलब गोल्ड एंड सिल्वर जो इंडिया आ रहा था, तो उनके देश से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। इसीलिए वो लोग प्लान किए कैसे हम एक रेगुलर इनकम होगा, कैसे रेगुलर इनकम कर सकते हैं, और किस तरह से यहीं के मतलब यहाँ का पैसा से यहीं का सामान खरीद के वो यूरोपियन मार्केट में ले जा सकते हैं। इसीलिए आफ्टर गेटिंग दीवान राइट्स दे कुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। तो अब आगे देखेंगे कैसे व्हाट आर द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दीवान हो गया है। अभी देखते हैं जो दीवान होने के बाद उसका काम क्या है, कैसे वो रूरल एरिया से टैक्स कलेक्शन करेगा। अब रूरल एरिया से टैक्स कलेक्शन करने के लिए तो खुद नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो था उसी टाइम एलियन पावर था, और एलियन पावर को लोकल पीपल, जो लोकल इंडियन पीपल, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए जो कंपनी ने सोचा कि हम लोगों को थोड़ा कॉशसली मूव करना पड़ेगा, कॉशसली जो भी स्टेप लेंगे बहुत कॉशसली लेना पड़ेगा। इसीलिए पहले ढूंढा किसको हम बनाएंगे, अपना फेस बनाएंगे जो जिसके थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो राजाज और तालुकदार थे, क्योंकि आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर जो राजाज और तालुकदार थोड़ा पावरलेस हो गए थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 2 बैटल जीतने के बाद वो थोड़ा पावरफुल हो गया था। तब बोला क्योंकि ये ऑलरेडी पावरफुल है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी राजाज और तालुकदार को बोला कि आप लोग हो गए जमींदार, तो क्या करना पड़ेगा? आप लोग जो पीजेंट्स और जो फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेटर हैं, उन लोगों से आपको रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो रेंट कलेक्ट करेंगे उसी में से कुछ अमाउंट हमको देंगे, जो रेवेन्यू होगा, जो रेवेन्यू अमाउंट कुछ देंगे। और क्योंकि ये जो रेवेन्यू अमाउंट है ये हम परमानेंटली फिक्स करेंगे, ये नहीं कि हम इस महीने बढ़ाएंगे, नेक्स्ट महीने बढ़ा, इट विल बी फिक्स्ड फॉर ए टाइम। तो इसीलिए जो फिक्स्ड रहा, इसीलिए इसको कहा गया परमानेंटली फिक्स्ड। जो क्यों था, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। और ये कब हुआ था? 1793 में, और उसी टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। हमको तो अभी समझ में आ गया कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया कि क्या है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट और क्या है राजा कैसे वो कलेक्ट किए। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए तो लिखने की भी जरूरत है, इसीलिए तो पहले लिखेंगे द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट। तो उसके लिए कीवर्ड हो गया अपॉइंटमेंट। Second one is the East India Company recognized Rajas and Talukdar as Jamindar.
दिस इज द सेकंड पॉइंट, रिकॉग्नाइजेशन. And third point which we are going to write here, the company asked the zamindar to collect the rent from the peasants and farmers, and in return the zamindar would have to pay some amount of fixed amount as revenue to the company, and that was fixed because permanently fixed, therefore it is called permanent settlement of 1790. ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक सिस्टम ले आया जो है परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर 1793. तो इसका इंटेंशन क्या था ये जो सिस्टम लाने की? जो राजा जो तालुकदार जो अभी जमींदार हो गए हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इन लोगों को ये लोग जो है रेंट पाने के लिए क्या करेंगे, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे किस में, लैंड में, सो दैट उनके पास रेंट आए, जितना ज़्यादा रेंट आए, क्योंकि ऊपर का जो रेवेन्यू देना हो तो फिक्स्ड है, तो फायदा किसका होगा, इसका होगा. ये अगर जैसे ये लोग सोचते थे, ये लोग कनिंग है तो ये लोग भी कनिंग होंगे, तो ये लोग क्या किए, तो इनका फायदा होगा. सो इनका इंटेंशन था कि ये अपने फायदा देखने के लिए दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ द लैंड. और क्या था, सेकंड वन था रेगुलर इनकम फ्रॉम इंडिया. ये लोग चाहते थे जो इंपोर्ट करते थे, गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करते थे टू परचेज कॉटन एंड सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, तो ये लोग चाहते जो इंपोर्ट करना पड़ता था इंपोर्ट ना करें. लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जो रेवेन्यू ये जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था उसका हाई अमाउंट था, ये जो हाई रेवेन्यू अमाउंट, तो जमींदार को देने के लिए बहुत ही दिक्कत होता था, और इसी के कारण कुछ लोग अपना जमींदारी राइट्स भी खो गए. उसके बाद जो ये लोग को पता था कि हमको तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट देना है, तो और ये तो आ रहा है उनको बैठे बैठे आ रहा है, तो बैठे बैठे आ रहा है, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया लैंड में. तो ये दोनों था. हम लोगों ने देखा कि जो परमानेंट सेटलमेंट जो लेके आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहाँ पे देखे कुछ खामियां या कुछ प्रॉब्लम्स था, और उस वो खामियां और प्रॉब्लम्स क्या था, हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. और ये जो रेवेन्यू जो ज़मींदार देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था. और सेकंड चीज़ था, जो इनका जो मोटिव था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो मोटिव था कि हम अगर ज़मींदारों को कुछ राइट्स देंगे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे लैंड में. लेकिन ये नहीं हुआ कि जो ज़मींदार लोग थे वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पैसा भी नहीं था, और वो लोग इन्वेस्ट भी नहीं किए, सिर्फ वो रेंट कलेक्शन कर रहे थे. इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि रेवेन्यू अमाउंट बहुत ज़्यादा था, कुछ जमींदार जो है दे लॉस्ट देयर जमींदारी. उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, लॉस्ट ऑफ जमींदारी, जो जमींदार थे उनका जो जमींदारी राइट्स लॉस्ट हो गया. और सेकंड हुआ, बंगाल में एक फैमिन हुआ था, बहुत ही भूखा आ गया था. और थर्ड वन, पीपल स्टार्टेड डेजर्टिंग विलेजेस. क्या हुआ, क्योंकि जो जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी वो लोग बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किनको, जो पीजेंट्स और फार्मर्स को. इसीलिए क्या हुआ, ये जो फार्मर्स और पीजेंट्स वो लोग गांव छोड़ के बाहर चलने लगे. अब इससे कारण क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू था, जो अमाउंट जो रेवेन्यू था, उसके लिए उनका रेवेन्यू घटने लगा. देयर वॉज डिक्रीज इन इनकम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये सब हो गया प्रॉब्लम और उसका कॉन्सिक्वेंसेस. अब हम देखेंगे अगर ये प्रॉब्लम है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है, तो अब ये सोचने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये हमारा जो प्लान, ये जनरली ये होता है कि जब भी कोई प्लान हमारा सक्सेस नहीं होता है तो हम कुछ प्लान 2 और सेकंड प्लान अडॉप्ट करते हैं. इसी तरह इन द सेम वे द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो ट्राइड टू डिवाइस सम न्यू प्लान्स और न्यू सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, so that it can revenue more, it can generate more and more revenue.